जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मई 2024 से मई 2025 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 111 प्रश्नों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो 111 प्रश्न हैं, ये करंट अफेयर्स के सभी चुनिंदा टॉपिकों से लिए गए हैं। जैसे आपका स्पोर्ट करंट वाला टॉपिक है, वहां से हमने क्वेश्चन को ऐड किया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका करंट कवर हो सके। इसके अलावा दोस्तों, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट के अलावा जो इन्वायरमेंट का करंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के अलावा दोस्तों, अवार्ड वाला जो पार्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों, सबमिट से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसके अलावा जो इंडेक्स वाला पार्ट होता है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, वहाँ से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। ठीक है, और हमेशा की तरह दोस्तों, हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो सके। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया की हम बात करें दोस्तों, इसमें टॉप पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आयोजन किस राज्य में हुआ है? बिहार में। अब यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को और कठिन बनाएगा तो पूछेगा बिहार के कितने शहरों में? 4 शहरों में। किन किन शहरों में? नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय, इन 4 शहरों में आयोजन हुआ है। ठीक है, लेकिन एक और फैक्ट याद रखना दोस्तों, नई दिल्ली में इस प्रतियोगिताओं की 2-3 इवेंट हुए हैं, जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग जो स्पर्धाएं हैं, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। बाकी सभी इवेंट जो हैं बिहार के इन 4 शहरों में हुए हैं। समझ गए आप लोग? इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और थीम सॉन्ग क्या है? खेल के रंग, बिहार के संग। अब देखो, मस्कट भी पूछा जाता है, तो गजसें इसका मस्कट है। गजसें जो है हाथी और शेर का मिश्रण है। देखो, इन खेलों में देश भर से करीब 5,000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। मेडल टैली में यदि हम बात करें टॉप राज्य की, तो महाराष्ट्र 158 पदक के साथ पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे पर है, राजस्थान तीसरे पर है और कर्नाटका जो है ये चौथे स्थान पर है। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। अब देखो, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हमने हर एक उस फैक्ट को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया वीडियो लाऊं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से जुड़ा क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये बी आर गवई बन गए हैं। कौन बन गए? बी आर गवई बन गए। अब दोस्तों, यहाँ पर हुई है बात सुप्रीम कोर्ट की। देखो, स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बाकी 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। अब देखो, भारत के पहले न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो दोस्तों, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, तो आपको पता रहना जरूरी है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ये स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो 845 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी क्रम में एक दो प्रश्न और बनेंगे कि भारत के 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, माधव नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। और ये 58वां टाइगर रिजर्व बना है। तो भारत का तो ये 58वां बना है, लेकिन पूछा जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है इसी साल। ये किस राज्य में है? तो 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व ये स्थित है, ये भी कहाँ पर है?
मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के ये 2 ज़िलों में है। कहाँ पर? रायसेन में और सीहोर में। ठीक है। फिर बताओ दोस्तों, हाल ही में लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला के लिए। ठीक है। कौन है ये? तो आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला, और इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो लता मंगेशकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में, और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रथम विजेता इसके कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी को पहली बार ये पुरस्कार 2022 में दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मतलब दोस्तों यदि आप कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो इसके लिए हमारी पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है करंट अफेयर्स की। ठीक है। इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। देखो दोस्तों, जो दूसरी हमारी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5000 से ज़्यादा वो भी इसमें दिए गए हैं। और इसी प्रकार से हमारी साइंस की ई बुक है। दोस्तों, इन सारी ई बुक को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मात्र 150 रुपये में आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगे। इस QR कोड पे आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। बस केवल इतना करने के बाद 5 सेकंड के अंदर तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। मतलब कितना आसान तरीका है ई बुक को परचेस करने का। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिएगा और एग्जाम में सफलता हासिल कीजिए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखो, चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इस साल ये पुरस्कार जतेंद्र कौर तूर के लिए दिया गया है। ठीक है। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में, मीडिया फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत करी थी। और दोस्तों, जो जतेंद्र कौर तूर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, एक अखबार आता है दी कारवा। ठीक है। तो दी कारवा में इनने एक रिपोर्ट छपवाई थी, वो मानवाधिकार उल्लंघन की एक खोजी रिपोर्ट थी। ठीक है। इसी रिपोर्ट के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर बताओ, दुनिया के पहले AI बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों, जो IVF प्रोसेस होती है, ठीक है, IVF प्रोसेस ये व्यक्तियों के द्वारा करी जाती है, डॉक्टरों के द्वारा करी जाती है, लेकिन संपूर्ण IVF की प्रक्रिया AI के द्वारा करी गई है। और इस प्रकार का पहला बच्चा जो है वो मैक्सिको में जन्मा है, और इसको दुनिया का पहला AI बच्चा कहा जा रहा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? ये बना है दोस्तों गुरुग्राम में। बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सुरक्षा कवच का प्रमुख हथियार S-400 किस देश से खरीदा है? देखो, S-400 जो है भारत ने रसिया देश से खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? रसिया देश से। बाकी S-400 के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले का प्रमुख हथियार हार्पी ड्रोन किस देश से खरीदा गया? तो दोस्तों, हार्पी ड्रोन जो है ये इजराइल देश से खरीदा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले रैंक पर कौन सा देश रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे देश रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, और इसके लिए ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग कहा जाता है। देखो, इसमें भारत की रैंक है 191 180 देशों में से। टॉप पर मैंने बताया नॉर्वे है, दूसरे पर एस्तोनिया है, तीसरे पर है नीदरलैंड। ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये 5 इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें एक है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा है लेजिस्लेटिव, चौथा है सोशल और पांचवा है सिक्योरिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार किस जगह से नीलामी में 47.15 लाख में खरीद कर वापस मंगवाई है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो रघुजी भोसले की तलवार थी ये कहाँ पर थी? लंदन में। कहाँ पर थी ये? लंदन में। तो 47.15 लाख रुपए में खरीद कर
वापस बुलवा ली है। बताइए, केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का फैसला लिया है और ये जो खबर है ये काफ़ी ट्रेंडिंग खबर रही। फिर आपको बताना है कि इससे पहले जो जाति आधारित गणना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों, इससे पहले जो जाति आधारित गणना है ये 1931 में करी गई थी। ठीक है, अभी मोदी जी की अध्यक्षता में जो राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति है उसने ये फैसला लिया है कि भारत की जो अगली जनगणना होगी उसमें जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा। इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बताओ, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो 34वां सरस्वती सम्मान ये भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया है। कब दिया गया? मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी को दिया गया। ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं और इनकी पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए दिया गया। इससे पहले जो 33वां सरस्वती सम्मान है ये प्रभा वर्मा को दिया गया था। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कही गई। ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। पहला पुरस्कार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन के लिए और पहली बार किसी महिला के लिए ये पुरस्कार दिया गया था बालमणि अम्मा को। ठीक है, 1995 में। फिर बताओ, गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड 2025। तो एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा मसाकी काशीबारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जापान के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं मसाकी काशीबारा और इनको एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। मसाकी काशीबारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बन गए हैं। और देखो, एबेल अवार्ड दुनिया भर में जो है गणित का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने 2001 में करी थी और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में जीएन पेरी के लिए दिया गया था। और इससे पहले जो एबेल पुरस्कार है पिछले साल यानी कि 2024 का, ये फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्राउंड के लिए दिया गया। बताओ, WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो WPL का खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस ने हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया है। देखो, WPL का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 4 शहरों में, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा। तीसरा संस्करण है। जीता किसने है मुंबई इंडियंस ने? किसकी कप्तानी में? हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में। उपविजेता रहा है दिल्ली कैपिटल, कप्तानी करी मेग लेनिंग ने। देखो, विजेता के लिए राशि दी गई है 6 करोड़ रुपये, उपविजेता के लिए 3 करोड़ रुपये और टोटल 5 टीमें इसमें शामिल थीं। कुल 22 मैच खेले गए हैं और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को दिया गया। ऑरेंज कैप नेटली साइबरब्रंट को दिया गया। जो ऑरेंज कैप है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है। तो नेटली साइबरब्रंट ने 523 रन बनाए हैं। पर्पल कैप का खिताब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, अमेलिया केर को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये नेटली साइबरब्रंट बनी है और इसके लिए टाइटल स्पॉन्सर कंपनी बनी है टाटा ग्रुप। सारे फैक्ट आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडा जो हैं ये सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है और ये सम्मान मूर्तिकार राम सुतार के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को ये पुरस्कार दिया गया है। राम सुतार जो मूर्तिकार हैं इनकी कुछ उपलब्धियां आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो पता है आप लोगों को, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था राम सुतार ने। भारत की संसद में बैठी हुई अवस्था में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, इसको भी राम सुतार ने डिज़ाइन किया। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। शुरुआत हुई 1996 में। 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया और पहली बार ये पुरस्कार पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को दिया गया था। अब आ गया ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका खिताब अपने देश भारत ने जीता है, लेकिन किस देश को हरा कर जीता है ये बताओ। तो भारत ने किसको हराया है? भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। ICC चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया पाकिस्तान और UAE। 9वां संस्करण है। भारत तीसरी बार विजेता बना है और भारत की जो टीम है इसकी कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। उपविजेता है न्यूजीलैंड
और मैन ऑफ द मैच दिया गया फाइनल का रोहित शर्मा के लिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है न्यूजीलैंड के रचन रविंद्र को दिया गया है। गोल्डन बैट अवार्ड भी रचन रविंद्र को दिया गया। गोल्डन बॉल अवार्ड न्यूजीलैंड के हेट मैनरी को दिया गया। विजेता के लिए राशि 20 करोड़ रुपए की दी गई है। फिर बताओ, मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। वो किस कंपनी की चेयरपर्सन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। ये दोस्तों सबसे अमीर महिला बनी है भारत की, तो याद रखना ये HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन हैं। बताइए, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा है? लक्ष्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत ने 2025 तक रखा है। बताओ, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जो है जय शाह ने जीता है। जय शाह के बारे में बताओ, तो ये ICC की चेयरमैन हैं और ये ICC के सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। हाल ही में MRF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिकेटर शुभमन गिल MRF के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अपॉइंटमेंट से तो डन मानो, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार बन गए हैं। क्रम कौन से नंबर के? 26वें नंबर के बने हैं। और देखो, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। कितने? 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो उनके बारे में बताओ कौन कौन है। देखो, एक हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे कौन हैं? तो दूसरे हैं दोस्तों, इनका नाम है विवेक जोशी। ओके, फिर बताइए कि भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? तो पहली AI यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र राज्य में बनाई जाएगी। फिर बताओ, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है कर्नाटका। और देखो, ये अधिकार केवल उन नागरिकों को मिलेगा जो कि गंभीर रूप से पीड़ित हैं। ऐसा नहीं कि हमें मरना है बोले हमें अधिकार दे दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, बताओ, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ये पूछा जा सकता है क्योंकि AI भी अभी बहुत चर्चाओं में है। तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। फ्रांस के पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 3रा संस्करण है। अध्यक्षता देखो भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से करी है। भारत की तरफ से PM मोदी जी गए थे और कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो 100 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया। हाल ही में जारी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पर हैं? तो सबसे कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं फुटबॉलर, ये टॉप पर हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में कहाँ पर अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है? देखो, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस, इसको नाम दिया गया है अनंत, और ये खोला गया है दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो सबसे ज़्यादा 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर राज्य में। मणिपुर के CM M बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद दोस्तों 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इस प्रकार मणिपुर भारत का ऐसा राज्य बन गया जहां सबसे ज़्यादा 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 1950 से अब तक भारत में 135 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखो, 135 बार पूरे भारत देश में लग चुका है। सबसे ज़्यादा मणिपुर में 11 बार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार, पंजाब में 9 बार और जम्मू कश्मीर में 9 बार। इसी क्रम में दोस्तों एक और प्रश्न बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन किया गया? इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है? सरकार द्वारा इंटरनेट को बंद कर देना, ठीक है, किसी विशेष कारण से। तो देखो, हम बात करें 2024 की, तो 2024 में भारत में 84 बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया है। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये रिपोर्ट कहती है पूरी दुनिया में 296 बार जो है इंटरनेट को शटडाउन किया गया और 296 बार में से सबसे ज़्यादा जो है म्यांमार में इंटरनेट को बंद किया गया है। म्यांमार में कितनी बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया? 85 बार। यानी कि इंटरनेट शटडाउन के मामले में म्यांमार जो है ये टॉप पर है। उसके बाद अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। भारत ने 84 बार इंटरनेट को शटडाउन किया है। ठीक है, भारत ने सबसे ज़्यादा जो मणिपुर हिंसा हुई, मणिपुर में इंटरनेट को शटडाउन किया।
भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन दोस्तों ये किया गया है ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र, कहाँ पर? जापान के सुजुओका प्रांत में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया है जापान में और ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण क्षेत्र में, और इसका छठा संस्करण है। देखो, भारत और जापान के बीच में और कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो एक तो धर्म गार्जियन होता है थल सेना के बीच में, जिमैक्स होता है नेवी के बीच में, और मालाबार अभ्यास होता है, ये होता है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी की नेवी के बीच में। ओके, बताओ भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीबा मार्कर टीका बनाया है? दुनिया का पहला डीबा मार्कर टीका ये भारत ने बनाया है लंपी वायरस से बचाव के लिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, गुजरात में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया है दोस्तों, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या नाम है? केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया गया, गुजरात के गांधीनगर में, और मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। ये कौन है? श्रम एवं रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पूरे क्षेत्र में युवा सहयोग को मजबूत करना, बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच में युवा नेतृत्व वाली पहलों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा और इसको रिलायंस इंडस्ट्री बनाएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को मिला है? तो सबसे ज़्यादा बजट वित्त मंत्रालय के लिए दिया गया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है 19.39 लाख करोड़, रक्षा के लिए 6.81 लाख करोड़, सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2.87 लाख करोड़, रेल के लिए 2.55 लाख करोड़, गृह के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है? तो सबका विकास बजट 2025-26 की थीम रही है। ठीक है, याद रखना। फिर बताओ कि बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया? मखाना बोर्ड कहाँ पर ये बनाया जाएगा? ये बिहार में बनाया जाएगा। बताओ, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन ये मुंबई में हुआ है। ठीक है, और मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन हुआ है, और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इसको बनने में 12 वर्षों का समय लगा है, बनाने में 170 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जो है दोस्तों मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगीर में जेड मोड सुरंग या फिर इसको सोनमर्ग सुरंग कहा जा रहा है। दोस्तों, ये जो सुरंग है ये श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो कि गगनगीर को सोनमर्ग शहर, जो कि गंदेरबल जिला का एक शहर है, इससे जोड़ती है। सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? देखो दोस्तों, जो खो खो वर्ल्ड कप है ये 2025 में पहली बार हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और खो खो वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में भारत ने ही जीत लिया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण है। भारत की खो खो टीम जीती है महिला और पुरुष दोनों वर्गों में। नेपाल की जो टीम है ये महिला और पुरुष दोनों वर्गों में उपविजेता रही है। देखो, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजन किया है भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर बनाया गया तेजस और तारा के लिए, और खो खो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान के लिए। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। फिर बताओ दोस्तों कि जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण बन गए हैं। ठीक है, और इनने किसका स्थान लिया है?
तो इनने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। बताओ सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है और इसका आयोजन किया किसने है? विदेश मंत्रालय ने। और देखो मुख्य अतिथि किसे बनाया गया, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो कि टोबोगो की राष्ट्रपति हैं, इनको जो है मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन बने? तो इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इसी क्रम में बताओ किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वर्जिन नारियल तेल इसको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? ये अंडमान और निकोबार का एक प्रोडक्ट है। बताओ अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम है इराज जाधव। फिर बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है याद रखना ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है और ये सम्मान 2024 में 4 खिलाड़ियों के लिए दिया गया था। उन 4 खिलाड़ियों के नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं ये याद रखो। जैसे मनु भाकर ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, डी गुकेश ये शतरंज से संबंधित हैं, हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं और प्रवीण कुमार ये कौन है? पैरा एथलीट हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये अवार्ड याद रखो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी इस समय इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदला और नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। बदले गए नाम के साथ 25 लाख रुपए की नगद राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है? देखो आपातकाल कब लगा था? तो 1975 से लगाकर 1977 तक इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार ने कहा है कि इस अवधि में जो व्यक्ति जेल गए हैं उनको 20,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। बताओ फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? जोमेटो के बारे में सभी लोग जानते होंगे और इसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय जो है इसको फोर्ट विलियम कहा जाता था। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में। तो इसका अब नाम बदल गया है, अब नाम हो गया है इसका विजय दुर्ग। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए? तो 3 नए आपराधिक कानून ये 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं पूरे देश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना दोस्तों जो पुराने कानून थे एक था आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, इसकी जगह पर आ गया है वीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। दूसरा था सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसकी जगह पर आ गया है वीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक था इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है। बताओ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों गोपी थूटाकुरा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला और शुभांशु शुक्ला ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं। फिर बताओ दोस्तों आईपीएल की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल के इतिहास में अभी तक सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी जो हैं ये ऋषभ पंत हैं। इनको लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने खरीद लिया है 27 करोड़ रुपए में।
बताओ आईपीएल की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी इनने जो है आईपीएल में शतक लगाया है और सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम पर हो गया है। बताओ देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव का नाम बताओ जो कि गुजरात में है। तो देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव, इसका नाम है दोस्तों मसाली। और ये गांव कहाँ पर है? तो ये गुजरात राज्य के बनासकांडा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाकुंभ मेले के लिए घोषित किया गया था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र बना है। देखो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित हुआ है। ये नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और जो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश का, ये भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। बताओ दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? भारत की पहली नाइट सफारी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ को बनाया जाएगा। जनवरी 2025 को देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ पर हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हुई है गुजरात के जामनगर के मरीन नेशनल पार्क में। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? तो भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा जो है ये बन गया है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है और इसका जो फर्स्ट ट्रायल है ये पूरा हो चुका है। ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का नाम क्या है? चिनाब रेल ब्रिज इसका नाम है। चिनाब नदी पर यह बना है। इसकी हाइट है 359 मीटर और लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो ब्रिज है ये पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा बनाया गया है। बताओ पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है? देखो मोदी जी ने रंगपो रेलवे स्टेशन का जो फाउंडेशन है दोस्तों ये सिक्किम में रखा है। सिक्किम के पास अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। ठीक है, केवल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था सिक्किम जिसके पास अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन या फिर रेल लाइन नहीं थी। लेकिन अब सिक्किम में जो है ट्रेनें चलेंगी। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन इसकी फाउंडेशन मोदी जी ने रख दी है और इस रेलवे स्टेशन का नाम है रंगपो रेलवे स्टेशन। फिर बताओ दोस्तों कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जिम्बाब्वे की हैं। और इनने किसका स्थान लिया है? तो इनने थॉमस बॉक का स्थान लिया है। इसी क्रम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है पीटी उषा। ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? मोरक्को की एक इन्फ्लुएंसर हैं केंजल एली। इनने दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला केरला भारत का पहला राज्य बन गया। हाल ही में दोस्तों कौन भारतीय मूल की महिला वर्ल्ड बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों गीता बत्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर रहा है। ये जो इंडेक्स है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। बताओ यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में
अपना देश भारत 118वें स्थान पर है। दोस्तों मार्च 2025 में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में 147 देशों में से भारत 118वें स्थान पर है। 2024 में 126वें स्थान पर थे। जो फिनलैंड है ये लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अफगानिस्तान इस सूची में सबसे आखिरी पायदान पर है। देखो फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर और नॉर्वे जो है ये थर्ड पोजीशन पर रहा है। वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो साइबर हमलों में भारत जो है ये सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पर है यूएसए। बताओ हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर है? तो एशिया की जो सबसे रिच फैमिलीज़ हैं उनकी सूची में टॉप पर है दोस्तों मुकेश अंबानी एंड फैमिली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए एडेलगेब हुरन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन बने, या फिर सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों शिव नादर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडेलगेब हुरन इंडिया परोपकार सूची जो है भारत के शीर्ष परोपकारियों की वार्षिक रैंकिंग है जो उनके दान के आधार पर तैयार करी जाती है। 2024 के यदि हम टॉप 5 दानकर्ताओं की बात करें तो टॉप पर शिव नादर एंड फैमिली हैं, सेकंड पर मुकेश अंबानी एंड फैमिली, थर्ड पर बजाज परिवार, फिर फोर्थ पर जो हैं कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली, फिर 5 पे हैं गौतम अडानी एंड फैमिली। नेक्स्ट है हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च महिला समृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता की राशि कितनी है? तो देखो दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली के अंदर 2500 रुपये की राशि देंगे, ठीक है, महिलाओं के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन भी गई है, तो इसके लिए इनने महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया है और महिलाओं के लिए इस योजना में 2500 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा सरकार बालिका के नाम पर कितनी राशि बॉन्ड के रूप में जमा करेगी? तो त्रिपुरा सरकार जो है इसने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में बालिका के जन्म पर त्रिपुरा सरकार 50,000 रुपये बॉन्ड के रूप में जन्म करेगी बालिका के नाम पर, ठीक है, काफ़ी अच्छी योजना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और इसका उद्देश्य है झारखंड राज्य की जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक सहायता करके उनको सशक्त बनाना। इस योजना के तहत झारखंड राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू करी है? देखो लाडला भाई योजना ये भी महत्वपूर्ण है, ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जो बेरोजगार युवा हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जो बेरोजगार 12वीं पास है उसके लिए हर महीने 6000 रुपये, जो डिप्लोमा धारक है, ठीक है, जिसके पास में डिप्लोमा है उसके लिए हर महीने 8000 रुपये और जिसके पास में डिग्री है उसके लिए हर महीने 10,000 रुपये की राशि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान करी जाएगी। फिर बताओ हाल ही में किस राज्य के सीएम के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तो लाडली बहना योजना तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर राज्य की जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करके उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये की राशि दी गई थी। इसको 500 रुपये बढ़ाया जाता है समय समय पर और सरकार कहती है कि हम इस 1000 रुपये मंथली को 3000 रुपये तक ले जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अभी करीब जो है लगभग 1250 रुपये दिए जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? अब देखो ये केंद्र सरकार की योजना आ गई है। केंद्र सरकार ने देश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो मेधावी छात्र होते हैं, ठीक है, उनके लिए
लोन लेने के लिए एक योजना बनाई है। उस योजना का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि कोई बच्चा हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, वो मेधावी छात्र है, तो उसको लोन दिया जाएगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने लॉन्च करी है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। उद्देश्य है छात्रों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन देना। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मात्र 3% ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। और इसमें ऐसे छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। इस योजना के लिए भारत सरकार 3600 करोड़ रुपए का बजट जो है उसको आवंटित कर चुकी है। दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना की शुरुआत की? बीमा सखी योजना, इसकी शुरुआत मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से करी है। ठीक है, और जो बीमा सखी योजना है ये एलआईसी की एक पहल है। इस योजना के तहत जो क्लास 10th पास हैं और जिनकी उम्र 18 से 17 वर्ष के बीच में है, तो ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। कैसे उनको सहायता मिलेगी? तो देखो, ऐसी महिलाएं जो 12वीं पास हैं उनको वुमेन एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित वेतन दिया जाएगा। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो महिलाएं हैं वो वुमेन एलआईसी इंश्योरेंस एजेंट के रूप में नौकरियां कर सकेंगी। बताओ, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने करी? G20 समिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसकी मेज़बानी ब्राज़ील देश के द्वारा करी गई। G20 समिट की हम बात करें, 19वां संस्करण हुआ है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अध्यक्षता करी है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने। भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने भाग लिया। G20 इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20। देखो, ये 19 देशों, एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन का एक जो है ग्रुप है। स्थापना 1999 में हुई थी। अपना देश भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ। इससे पहले जो 18वां संस्करण है अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। 19वां संस्करण हुआ है ब्राज़ील में। 20वां संस्करण ये दक्षिण अफ्रीका में होगा इसी साल। ठीक है, बताओ 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने करी? तो जो 16 ब्रिक्स समिट है इसकी मेज़बानी रसिया देश के द्वारा करी गई है। ठीक है, ब्रिक्स समिट 2024 16वां संस्करण है, रसिया के कजान में आयोजित हुआ है। भारत की तरफ से मोदी जी गए। इससे पहले जो 15वां हुआ था ब्रिक्स समिट, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। देखो, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय चाइना की शंघाई में। स्थापना जब इसकी हुई थी उस समय इसमें 4 सदस्य देश थे और तब इसको कहा जाता था ब्रिक VRIC की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, तब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और पहला सम्मेलन इसका हुआ था 2009 में। ठीक है, ब्रिक्स जो है दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें 5 सदस्य देश थे, लेकिन इसमें 5 और जुड़ गए हैं। ठीक है, UAE, मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब। तो इसमें 10 सदस्य देश हो गए हैं। लेकिन सऊदी अरब जो है अभी इसका कन्फर्मेशन पेंडिंग है, मतलब इसने अभी पूर्ण सहमति नहीं दी है। तो इस प्रकार से हम इसको मानेंगे कि अभी ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? 9 सदस्य देश हैं। जब सऊदी अरब कन्फर्मेशन दे देता है तो हो जाएंगे 10। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नाटो समिट की हम बात करें तो USA के वॉशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया। नाटो की बात हुई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1949 में स्थापना हुई थी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। मार्क रूटे इसके महासचिव हैं। सदस्य देश कितने हैं? 32 और 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। बताओ, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? G7 समिट काफ़ी चर्चाओं में रहा, मोदी जी की तस्वीर भी वायरल हुई। इसका आयोजन इटली में हुआ है। ठीक है, इटली में आयोजन हुआ। 50वां संस्करण है G7 का। और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इनने अध्यक्षता करी और मुख्य अतिथि के तौर पर मोदी जी को बुलाया गया। G7 के सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये PP चौधरी के लिए बनाया गया है। फिर बताइए दोस्तों,
हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण मिला था 1987 में। मनमोहन सिंह जी से एक प्रश्न तो बनेगा, इसलिए सारे फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। 92 वर्ष की आयु में दिल्ली की एम्स अस्पताल में इनका निधन हो गया। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया और इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को और इनको 1987 में पद्म विभूषण मिला। ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं कौन से क्रम के? 13वें नंबर के, 2004 से 2014 तक। वित्त मंत्री भी रहते हैं, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहते हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहते हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों बताइए, भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक श्याम सुंदर बेनेगल का निधन हो गया है दिसंबर 2024 को। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? श्याम सुंदर बेनेगल को पद्म भूषण दिया गया था 1991 में। ठीक है, बॉलीवुड में आर्ट और सिनेमा का जनक इनको कहा जाता है। किडनी संबंधी समस्या चल रही थी तो दिसंबर 2024 में निधन हो गया। इनकी पहली फिल्म है अंकुर, 1974 में रिलीज़ हुई। अंतिम फिल्म है मुजीब, 2023 में रिलीज़ हुई। जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनको 1976 में पद्मश्री, 91 में पद्म भूषण और इन्होंने 18 नेशनल अवार्ड जीते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर दर्ज है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री इनको कब मिला? तो 1988 में पद्मश्री और 2002 में इनको पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण। ये सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई। दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हो गया। जन्म हुआ था मुंबई में। पिताजी का नाम है अल्लाह रखा खां, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों मिल चुके हैं और विश्व संगीत में इनने काफ़ी अच्छा काम किया। इसके लिए इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। बताओ, हाल ही में अमेरिका ने कैसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? अमेरिका का आधिकारिक जो राष्ट्रीय पक्षी है वर्ल्ड ईगल के लिए बनाया गया। फिर बताओ, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? इनका नाम है दोस्तों डी गुगेस। भारत के हैं डी गुगेस। दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है, यदि हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में। 18वां संस्करण है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेस ने वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के 18 वर्ष के खिलाड़ी बन गए हैं एवं विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप अपने नाम करी है। डी गुगेस भारत के हैं, तो आपसे पूछा जाएगा भारत में कहाँ से हैं? ये चेन्नई से हैं और इन्होंने फाइनल में चाइना की डिंग लेरेन को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सीमावर्ती शोर गांव का नाम बताओ जो कि गुजरात में है। तो इसका नाम है मसाली। मैंने बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। गुजरात की बनासकांडा ज़िले में ये स्थित है। दिसंबर 2024 में आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं और ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए हैं। बताओ, टाइम पत्रिका ने किसको वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनाया गया है। ये उपलब्धि ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिनने पिछले वर्ष में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला हो। ठीक है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इनका नाम है नेटम्बो नंदी नतीदवा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना? वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट शब्द के लिए चुना है। देखो, जो ब्रेन रॉट शब्द है इसका मतलब बड़ा गहरा है। सोशल मीडिया पे आए दिन हम घंटों बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं और स्क्रॉल करने की ये आदत जो है इसको ब्रेन रॉट कहा जाता है। इससे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, खासकर बच्चों को जो है मेमोरी और याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है। बताओ, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड मिला? शारदा सिन्हा, याद रखना दोस्तों, इनको विहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? विहार कोकिला। और नवंबर 2024 में इनका निधन हुआ है। इनको 2018 में
पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में ये गाना गाती थी। भारत के नए CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है के संजय मूर्ति और ये भारत के 15वें नंबर के कैग बनाए गए हैं। ठीक है, फिर बताओ हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर रहाटकर। कौन से नंबर की? तो ये 9वें नंबर की बनाई गई हैं। हाल ही में किसे SSC का अध्यक्ष बनाया गया? तो SSC का अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन को बनाया गया। SSC की स्थापना 1975, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर बताओ हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो पहला संविधान संग्रहालय देश का ये हरियाणा राज्य में खोला गया है। ठीक है, और हरियाणा के सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया है। फिर बताओ महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है या फैसला लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल संस्थान के नाम के आगे रतन टाटा जोड़ दिया है। रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने जब जो हमारे देश के दिवंगत रतन टाटा जी हैं, एक महान आत्मा, इनको सम्मान देने के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। जैसे रतन टाटा को भारत रत्न देने की जो प्रस्ताव है महाराष्ट्र की सरकार ने पारित किया। जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय है इसका नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा। महाराष्ट्र राज्य का जो उद्योग रत्न अवार्ड है इसका नाम भी रतन टाटा के नाम पर रखा, क्योंकि रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया था 2023 में। फिर मुंबई का उद्योग भवन है, इसका नाम भी रतन टाटा के नाम पर रख दिया है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने कई सारे फैसले लिए। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी इनका नाम है। फिर बताओ कि देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो राजस्थान की एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। देखो, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताओ कि ये लोकसभा में किसने पेश किया? लोकसभा में ये किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में हम जान लेते हैं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया। इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन हुआ और समिति का नाम है संयुक्त संसदीय समिति। फिर इस समिति ने 31 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और दोस्तों, ये जो विधेयक है लोकसभा में 3 अप्रैल को पारित हुआ। फिर एक दिन बाद राज्यसभा से 4 अप्रैल को और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी। जैसे ही स्वीकृति मिली तो ये विधेयक जो है ये कानून बन गया। और जो वक्फ संशोधन एक्ट 2025 है ये पूरे देश में 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ है। तो इसके बारे में आपको सारी जो डेटा है, ठीक है, जो डेट हैं वो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का जो था सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने 111 क्वेश्चन को पढ़ाया है। 111 क्वेश्चन हैं लेकिन 500 से ज़्यादा फैक्टों को हमने बताया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक जो लॉन्च हुई है इसमें देखो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है और मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई-बुक है। दूसरी स्टैटिक जीके की रामबाण ई-बुक है, तीसरी साइंस की रामबाण ई-बुक है। और यदि आप इन तीनों को एक साथ परचेस करते हैं तो एक ऑफर चल रहा है, मात्र 150 रुपीज़ में तीनों ई-बुक आपको मिल जाएंगी। 150 रुपये का भुगतान इस QR कोड पर करना है। भुगतान जैसे ही हो जाता है तो स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। इतनी सरल प्रोसेस है ई-बुक को परचेस करने की। और जब आप सेंड कर देंगे स्क्रीनशॉट तो 5 सेकंड के अंदर मैं तीनों ई-बुक इसी नंबर पे आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों तक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद,
मैं हूं आपका बहादुर।